हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पीएससी पार्ट थर्ड के फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव की थी, व्युत्पत्ति की थी। साथ ही हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता और उसके औचित्य के बारे में। तो जो पिछले वीडियो के अंदर हमने श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण पढ़ी थी वो हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 से व्यक्त की है। तो समीकरण 1 कहती है श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी आर टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी आर टी साई आर टी। यहाँ साई आर टी जो है वो गतिशील कण से संबद्ध तरंग फलन को व्यक्त कर रहा है। डेल स्क्वायर जो है ये हमारे पास ऑपरेटर है और वी आर टी जिस बल क्षेत्र में कण गति कर रहा है उस बल क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। तो अब हम व्युत्पत्ति करेंगे श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण। तो हमने कहा यहाँ यह माना गया है कि कण पर लग रहा बल समय के साथ परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण कण की स्थितिज ऊर्जा v भी समय के फलन के रूप में हो सकती है। परंतु भौतिकी की अनेक घटनाओं में गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल कण की स्थिति पर निर्भर करती है, अर्थात वी आर टी इक्वल्स टू वी आर। तो ऐसी घटनाओं के लिए तरंग फलन साई आर टी को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साई आर टी को हम साई आर तथा फाई टी, साई ये जो हमने यहाँ साई डिनोट किया है और ये जो साई है इसके लिए देखिए हमने नोटेशन में थोड़ा सा अंतर रखा है। ठीक है, ये साई आर टी है, ये केवल साई जो है ये सिर्फ आर का फलन है, मतलब ये सिर्फ स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो हमने कहा फलन साई आर जो केवल स्थिति आर पर निर्भर कर रहा है तथा फलन फाई टी जो केवल समय टी पर निर्भर कर रहा है, इन दोनों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण दो को ये जो हमें यहाँ दिख रही है समीकरण नंबर 2, इस समीकरण 2 को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब समीकरण 1 में रखते हैं तो हमने कहा समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर। तो समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में हम करने गए तो हमने कहा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साई आर केवल स्थिति आर का फलन है, तो ये टी के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन नहीं होगा, सिर्फ फाई टी का ही हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आयोटा एच क्रॉस साई आर डेल फाई अपॉन डेल टी। दूसरी साइड आए ये जो टर्म आई हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m फाई टी डेल स्क्वायर साई आर। ठीक है, अब डेल स्क्वायर क्या है, डेल स्क्वायर को हम डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से कि डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस रूप में से व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने कहा तो ये जो है डेल स्क्वायर जो है वो स्थिति के सापेक्ष 2 बार अवकलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाई टी जो है इसका अवकलन नहीं होगा, सिर्फ साई आर का अवकलन होगा। और वी आर साई आर टी, वी आर जो स्थिति ऊर्जा है वो केवल हमने स्थिति का फलन ली है और ये हो गया साई आर फाई टी। अब जो ऊपर ये इक्वेशन है इसमें साई आर फाई टी का भाग देने पर, तो साई आर फाई टी का दिया तो फाई टी से फाई टी कैंसिल, नीचे हमारे पास टर्म आ गई 1 अपॉन साई आर। इसी प्रकार साई आर फाई टी यहाँ से ख़त्म, केवल बचा वी आर। ये जो टर्म है इसमें साई आर कैंसिल, नीचे आ गया हमारे पास 1 अपॉन फाई टी। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से को यदि हम गौर से देखें तो हमने कहा इस समीकरण में बायां पद कौन सा, ये वाला। इस समीकरण में जो बायां पद है लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन की, ये केवल आर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ आर पर निर्भर कर रही है, जबकि दायां पद जो है
राइट हैंड साइड जो है ये केवल समय t पर निर्भर कर रहा है। यदि हम r में परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ बाएं पद में परिवर्तन होगा, दाएं पद में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ समय t पर निर्भर कर रहा है। तो हमने कहा यदि r में हम परिवर्तन करते हैं तो केवल बाएं पद में परिवर्तन होता है, यदि हम t में परिवर्तन करते हैं तो केवल इस दाएं पद में परिवर्तन होता है, इस बाएं पद में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट पद इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बायां पद केवल r पर निर्भर कर रहा है तथा दायां पद केवल t पर निर्भर कर रहा है। यदि r और t में परिवर्तन हम करते हैं, r में परिवर्तन करते हैं तो राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि हम t में परिवर्तन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पद है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अब चूंकि इसमें परिवर्तन करें, ठीक है, तो भी ये टर्म इसके बराबर रहेगी, और इसमें परिवर्तन करते हैं तो भी ये टर्म इसके बराबर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए जो r तथा t पर निर्भर नहीं करे। तो इस नियतांक को हमने e से निरूपित कर लिया। इस नियतांक को e से निरूपित करते हैं। e की विमा ऊर्जा की विमा के बराबर होती है, क्योंकि इसकी जो विमा आती है वो ऊर्जा की विमा के बराबर आती है, इसलिए इसे हमने e से निरूपित कर लिया। तो हमने कहा इसका मतलब ये इक्वेशन ये ले लिया हमने बराबर e, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू e। तो हमने कहा इसका मतलब जो राइट हैंड साइड था आयोटा h क्रॉस फाई टी डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू हमने e ले लिया, और यहाँ हमने इस जो ये पद है इसकी जगह यहाँ हमने e रख लिया। तो समीकरण 3 से इक्वेशन आ गई हमारे पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन साई आर डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर इक्वल्स टू ई। अब पूरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में साई आर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, साई आर से गुणा कर देते हैं। जब इसको साई आर से गुणा करते हैं तो ये टर्म खत्म हो जाती है, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है साई आर, और साथ में यहाँ भी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा साई आर। ये हमने समीकरण 5 में दिखा रखा है। ये देखिए, ये समीकरण हमारी 5 आ गई। तो समीकरण 5 जो है वो श्रोडिंजर की काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। इस समीकरण को हल करने पर काल अनाश्रित विभव क्षेत्र वी आर में गति कर रहे कण के लिए तरंग फलन साई आर, अर्थात तरंग फलन साई आर टी का आर पर निर्भर भाग जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो श्रोडिंगर समीकरण है इसके स्थायी अवस्था हल की। तो स्थायी अवस्था हल के लिए हमने कहा समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 हमने ऊपर लिखी थी, ये जो समीकरण 4 थी यहाँ से, तो हमने कहा समीकरण 4 से आयोटा एच क्रॉस फाई टी डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ई। ठीक है, इस फाई टी को और इस आयोटा एच क्रॉस को हम दूसरी तरफ ले आए, तो ये हो गया डेल फाई अपॉन फाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस ई डेल टी। ठीक है, इसका हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। इसका समाकलन किया तो इधर हो गया लॉग ऑफ ई फाई बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी। ठीक है, ये जो ये टर्म आएगी ये इस प्रकार से आएगी, इधर तो लॉग वाली टर्म आ गई, इधर जो आएगा वो आएगा माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी और प्लस ए। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, ए को हम कोई भी टर्म में ले सकते हैं, तो हमने इसको ले लिया लॉग सी के बराबर। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं, हल करते हैं तो समाकलन करने पर फाई टी का जो मान आता है फाई टी इक्वल्स टू सी माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस सी जो है ये यहाँ नियतांक है। सुविधा के लिए हमने सी इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो साई आर टी इक्वल्स टू हो गया साई आर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, जहाँ साई आर जो है, कौन सा साई आर, ये वाला काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का हल है। तो साई आर की वैल्यू हम किससे निकालेंगे,
श्रोडिंगर की जो काल अनाश्रित समीकरण है उसके द्वारा इसकी वैल्यू ज्ञात की जाएगी। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण के व्यापक गुण। जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर समीकरण के व्यापक गुण निम्न होते हैं। तो हमने कहा सबसे पहला गुण जो हम इक्वेशन से हमें पता चलता है कि यह समय के प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। इस कारण यदि किसी क्षण t इक्वल्स टू 0 पर तरंग फलन साई आर 0 ज्ञात हो तब भविष्य में गतिक अवस्था में तरंग फलन साई आर टी ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने ऊपर देखा था जो इक्वेशन थी उसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता था वो रहता था माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, सॉरी माइनस नहीं प्लस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। तो ये समय के सापेक्ष में समय की प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। तो यदि हमें किसी क्षण टी इक्वल्स टू 0 पर तरंग फलन साई आर 0 ज्ञात है तो जो इससे आगे की भविष्य की गतिक अवस्था t इक्वल्स टू 0 मतलब कोई हमने टाइम ले लिया, उस टाइम पे यदि हमें तरंग फलन ज्ञात करना है तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यह साई में रेखीय समीकरण है। यह क्या है? साई में रेखीय समीकरण है। इस कारण इस समीकरण के विभिन्न हलों को अध्यारोपित किया जा सकता है, तब इनका रेखीय सम्मिश्रण साई इक्वल्स टू a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 होता है। यह साई में रेखीय समीकरण है। इस कारण इस समीकरण के विभिन्न हलों को अध्यारोपित किया जा सकता है। जो पीछे हमने कहा था कि वह समीकरण में विशेषता क्या होनी चाहिए कि यह रैखिक समीकरण होनी चाहिए ताकि इसके हलों को अध्यारोपित किया जा सके। तो इस गुण को ध्यान में रखकर हमने श्रोडिंगर की समीकरण प्राप्त की थी। तो हम कह सकते हैं कि यह साई में रेखीय समीकरण है। इस कारण इस समीकरण के विभिन्न हलों को अध्यारोपित किया जा सकता है, तब इनका रेखीय सम्मिश्रण साई इक्वल्स टू a1 साई 1 प्लस a2 साई 2। तो जो ये साई आता है, ये साई जो इनके अध्यारोपण से प्राप्त हो रहा है, ये भी क्या होता है? श्रोडिंगर समीकरण का एक संभावित हल होता है। ठीक है। और रेखीय समीकरण कैसे है, हमें कैसे पता चला ये रेखीय समीकरण है कि इसमें साई और साई के अवकलन युक्त पद ही हैं। सिर्फ क्या है? साई के अवकलन युक्त पद हैं। इसमें नियतांक पद या साई स्क्वायर या साई के अवकलन का वर्ग आदि पद नहीं है। मतलब हमारे पास ये इस प्रकार की टर्म नहीं है कि डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल टी। ठीक है। या फिर हमारे पास ये इस प्रकार से पद नहीं है कि डेल साई अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर। ठीक है। इस कारण से ये समीकरण कैसी है? रेखीय समीकरण है। अब 3 नंबर हम बात करें, यह एक समांगी समीकरण है, होमोजीनियस समीकरण है। इस कारण साई आर टी स्क्वायर डी का मान सभी समयों पर नियत बना रहता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ इसको दिखाया है। अतः तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण समय पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने कहा पी आर टी को हम किससे डिनोट करेंगे? साई आर टी स्क्वायर। अब हमने कहा साई आर टी साई स्टार आर टी। ठीक है। तो ये हो गया इसका साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये हमने ले लिया साई आर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये हमने जो ऊपर निकाला था ये समीकरण 6। ठीक है। ये समीकरण 6 से लिख लिया हमने साई आर टी की वैल्यू। अब साई स्टार आर टी की वैल्यू हमें लिखनी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है। तो जहाँ आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो पद आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा ई रेज टू पावर प्लस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो ये हो गया साई स्टार। ये टर्म और ये वाली टर्म कौन सी? ये वाली, ये पद और ये पद, ये दोनों गुणा होकर ई की पावर 0 अर्थात 1 हो जाते हैं। तो हमारे पास टर्म अब प्राप्त होती है साई स्टार आर इक्वल्स टू पी आर। तो हमने कहा साई आर टी स्क्वायर, ये जो टर्म है ये समय पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह सभी समय पर ये नियत बनी रहती है, इसलिए यह एक क्या है? समांगी समीकरण है। अब चौथा जो है, समतल तरंग फलन भी श्रोडिंगर समीकरण का एक संभव हल है। अतः समतल तरंग फलनों में अध्यारोपण कर एक तरंग पैकेट का निर्माण किया जा सकता है। अतः तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण के संभावित हल होते हैं। ठीक है। तो समतल तरंग फलन भी श्रोडिंगर समीकरण का एक संभव हल है। इसलिए अभी हमने कहा था कि इनके हलों को अध्यारोपित किया जा सकता है। तो
अगर समतल तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण का एक संभव हल है तो इन समतल तरंग फलनों से अध्यारोपण कर एक तरंग पैकेट का निर्माण किया जा सकता है। अतः तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण के संभावित हल होते हैं। अब हम अगला बात करें तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता तथा इसकी व्याख्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तो हमने कहा तरंग फलन साई आर टी का संबंध, तरंग फलन साई आर टी का संबंध किसी समय टी पर कण की स्थिति आर पर पाए जाने की प्रायिकता से होता है। मतलब साई आर टी क्या रिप्रेजेंट करती है कि किसी समय टी पर कण के स्थिति आर पर पाए जाने की प्रायिकता को साई आर टी जो है ये व्यक्त करता है। साई आर टी का मान उस क्षेत्र में अधिक होता है जहां कण के पाए जाने की संभावना अधिक होती है तथा अन्य क्षेत्रों में जहां कण के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है वहां साई का मान नगण्य होता है। तो जहां प्रायिकता अधिक होगी वहां तरंग फलन साई आर टी का मान भी अधिक होगा उस क्षेत्र में, और जहां प्रायिकता कम होती है, नगण्य होती है, वहां साई आर टी का मान भी कैसा होता है, नगण्य होता है। सन 1926 में मैक्स बोर्न ने परिभाषित किया कि एक ऐसे कण को जो तरंग फलन साई आर टी से वर्णित किया जाता है कि किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता साई आर टी स्क्वायर के मान के समानुपाती होती है। ये जो टर्म है ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साई स्टार के समानुपाती होती है। अर्थात साई आर टी फलन से वर्णित कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व निम्न होता है। अर्थात तरंग फलन साई आर टी से वर्णित कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निम्न होता है। ये हमने नीचे दिखाया है। ये जो पी आर टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर टी रिप्रेजेंट कर रहा है स्थिति प्रायिकता घनत्व को, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। तो इसको हमने लिखा मोड ऑफ साई आर टी स्क्वायर बराबर साई स्टार आर टी, साई आर टी, इसको हमने समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर दिया। इस परिभाषा के अनुसार हमने दोनों तरफ डी वी से मल्टीप्लाई कर दिया। डी वी क्या है, डी वी जो है ये एक आयतन अल्पांश है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमने इस प्रकार से एक आयतन अल्पांश बना लिया, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हमने ले लिया डी एक्स, ये ऊपर वाला हो गया डी वाई, तो ये हो गया डी जेड। तो ये जो परिबद्ध आयतन है ये डी वी के बराबर है। तो हमने कहा डी वी इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू डी क्यूब आर। ये हमने क्या किया, इसको आर से डिनोट कर दिया। में कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है। ये जो पी आर टी डी वी है ये क्या है, किसी आयतन अल्पांश में कण के पाए जाने की प्रायिकता है। इस कारण साई आर टी को प्रायिकता आयाम भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायिकता आयाम, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। बोर्न की व्याख्या से स्वीकार्य तरंग फलनों पर दो प्रतिबंध लागू होते हैं। इस पर दो प्रतिबंध लागू होते हैं। तरंग फलन किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता क्योंकि साई आर टी डी वी कण की प्रायिकता को दर्शाता है और प्रायिकता अनंत नहीं हो सकती। यदि तरंग फलन साई आर टी अनंत हो जाएगा तो प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए साई आर टी का तरंग फलन का मान किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता है। जो दूसरा प्रतिबंध है वो कहता है कि साई किसी आर पर तरंग फलन साई आर टी का केवल एक मान ही होना चाहिए क्योंकि किसी स्थान पर प्रायिकता के एक से अधिक मान संभव नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी स्थिति पर, किसी स्थिति आर पर तरंग फलन साई आर टी का केवल एक मान ही संभव है, एक से अधिक मान संभव नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण की। तो तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता के अनुसार पी आर टी डी वी इक्वल्स टू साई आर टी स्क्वायर डी वी, ये जो है ये मोड साई आर टी स्क्वायर डी वी, क्योंकि संपूर्ण आकाश में कण का अस्तित्व कहीं न कहीं होता है। अतः संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 के बराबर या अधिकतम होती है। तो अधिकतम कितनी होती है, 1 होती है।
तो हमने क्या किया, संपूर्ण आकाश के लिए जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी ये वाली, संपूर्ण आकाश के लिए हमने इसका समाकलन कर लिया। तो यदि इसका समाकलन हम कर लेते हैं तो समाकलन मोड ऑफ साई आर टी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1, जहाँ समाकलन संपूर्ण आकाश के लिए। उपरोक्त प्रतिबंध कौन सी, उपरोक्त समीकरण कौन सी समीकरण, ये प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाता है। उपरोक्त समीकरण प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध नॉर्मलाइज कंडीशन कहलाती है। जो तरंग फलन प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं ऐसे तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। तो ऐसे वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। ऐसे तरंग फलन वर्ग समाकलनीय होते हैं, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं।